हेलो, वेरी गुड इवनिंग। रीजनल रूरल बैंक क्लर्क और पीओ का ये जो नया बैच मैंने शुरू किया है उसका थर्ड लेक्चर आज लेके मैं आपके पास आ चुका हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ मैं ये जो न्यू सेगमेंट मैंने शुरू किया है किस नाम से, उड़ान फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स किसका? रीजनल रूरल बैंक क्लर्क यानी कि ऑफिस असिस्टेंट और स्केल वन ऑफिसर दोनों का ही। कर क्या रहा हूँ इसमें मैं? तो इसमें मैं दो तरीके का लेक्चर दे रहा हूँ आपको, इनफैक्ट तीन तरीके का। पहला लेक्चर कैसा? पहला लेक्चर ये कि रोज मैं एक मिक्स्ड 10 क्वेश्चंस का वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, जिसमें एक स्पेसिफिक पजल होता है या सिटिंग अरेंजमेंट और उसके साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, और ये एवरी डे आता रहेगा, एवरी डे आता रहेगा टिल आपका मेंस एग्जामिनेशन ना हो जाए रीजनल रूरल बैंक का। पहला तो ये। दूसरा मैं और क्या कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज। और मैंने आपको कल भी बताया था कि इस बार चैप्टर वाइज मैं कैसा लेके आ रहा हूँ। मैं आपको पूरे बेसिक्स ना पढ़ा के क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, पर्टिकुलर चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मैं पूरा टॉपिक भी रिवाइज कराऊंगा, साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी। और उसके अलावा आपको पता ही है कि हर संडे 12 to 1, 12 बजे से 1 बजे तक लेके अपन काम करेंगे लाइव, जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ पूरा सेट, और वो सेट अपन साथ मिलके सॉल्व करेंगे। ये हमारा बेसिक प्रोपेगेंडा रहेगा, ठीक है। मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ, उम्मीद मैं आपसे ये करता हूँ कि आप भी वैसे ही लगे रहेंगे। हाँ, मेरी बस इस पर्टिकुलर जो नया मैंने शुरू किया है ये आपके लिए, इसमें मेरी बस आपसे एक ये ख्वाहिश है कि आप भी थोड़ा सा मेरे लिए कोशिश करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर आपको मेरा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो। बात रही, कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन आया था कि सर क्या एक्सपीरियंस है आपका पढ़ाने का, टीचिंग का। तो बेटा ये जो मेरा टीचिंग का प्रोसेस है ये शुरू हुआ था 2014 में, जब मैंने महिंद्राज एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक है, आपको पता होगा, आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, बैंकिंग के लिए। वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 4-5 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने काम किया, वो दिल्ली के अंदर ही अलग अलग। और फाइनली अभी भी मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं CSAT भी पढ़ा रहा हूँ, साथ में मैं बैंकिंग और SSC दोनों का ही कॉन्सेप्ट साथ में लेके चल रहा हूँ, जो ऑफलाइन है और ऑनलाइन। ये मेरा इंडिविजुअल चैनल है जिस पे मैं अपने मन से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ चल रहा है, साथ आप भी चलते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज का ये शुरू करते हैं। आज मैं पजल के साथ डेट, पजल क्या होगा, डेट बेस्ड, और डेट बेस्ड के साथ मैं डायरेक्शन डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो फटाफट शुरू करते हैं, आते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आज जो मैं पजल का पैटर्न लेके आया हूँ वो मैं कौन सा पैटर्न लेके आया हूँ बेटा। थोड़ा सा प्री के लेवल से अपर लेवल का क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको देख के आपको ये लगेगा कि अरे यार ये तो मुश्किल है, इतना इतना मुश्किल तो रीजनल रूरल बैंक क्लर्क के या इनफैक्ट स्केल वन ऑफिसर उसके प्री में तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा लिया, अगर अपन इसको अच्छे से कर पाएंगे तो जो ईजी क्वेश्चन होगा वो तो आप कर ही लोगे, आप प्रैक्टिस में हो, मुझे पता है। अच्छा, इसमें आपके पास 6 पर्सन्स है गोइंग टू टूर ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, 2 डिफरेंट डेट पे जाता है, इधर 11th और 26 इन 3 डिफरेंट मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैंने लिखा जुलाई, उसके बाद मैं क्या करूँगा अगस्त, एंड देन मैं क्या करूँगा सितंबर। जुलाई के भी 2 डेट्स होंगे, 11 और 26, अगस्त के भी 11 एंड 26, और सितंबर के भी 11 और 26। फर्स्ट तो मेरा प्रोसीजर ये होगा अरेंज करने का। अच्छा, इसके बाद मैं दूसरा काम क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि जुलाई में कितने दिन है 31, अगस्त में कितने दिन है 31, और सितंबर में कितने हैं 30। मैं ये तीनों पैटर्न भी लिख लूँगा। मुझे नहीं पता आगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये मंथ वाले डेट्स का, नंबर ऑफ डेज का यूज़ कर रखा है नहीं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वो पर्सन किसी पर्टिकुलर डेट पे है लेकिन उस महीने में जिसमें 30 डेज है, या उस महीने में जिसमें 31 डेज है। आपको ये भी पता है
कि मैं यहाँ पर ये जो पजल्स लेके आता हूँ मेरी इसमें क्या कोशिश है। मेरी इसमें कोशिश ऐसी है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि पैटर्न कैसा है, पजल को टैकल कैसे करेंगे। मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा कि जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप अपनी प्रैक्टिस से सीखेंगे। ये हर पर्सन का इंडिविजुअल वे, इंडिविजुअल पैटर्न होता है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एक डिफरेंट बेसिक पैटर्न, जिससे आप इस पर्टिकुलर पैसेज में से डेटा एक्रू करना सीखेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए, राइट। इतनी हमने दे दी। ईच ऑफ देम यूजिंग डिफरेंट नेटवर्क, जियो, एयरटेल, एयरसेल, बीएसएनएल, डोकोमो एंड वोडाफोन। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये एयरसेल और डोकोमो भी वैसी ही कंपनी जैसे जियो और एयरटेल है, लेकिन वो ये उस आंधी में बह गई जो एक बिजनेस का बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था, आपको पता है, उस आंधी में ये बह गई कुछ कंपनीज। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली। अब हमारे पास यहाँ से इंफॉर्मेशन शुरू है। क्या लिखा है, एन गोज ऑन एन ऑड नंबर डेट। एन ऑड पर है। अच्छा, मैं अगर एन इतना से ऑड पे देखूं तो एन हमारे पास 11 है, लेकिन बेटा तीनों महीने में हो सकता है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर लिख रहा हूँ कि देखो एन जाएगा 11th को, लेकिन किस मंथ में हमें नहीं पता। हाँ ऑड है, बस इतना पता था। आगे चल लेते हैं। ओनली 2 पर्सन गो बिटवीन द वन हु यूजेस वोडाफोन एंड एन। अब देखिए, अब आप समझने की कंडीशन में पहुंचेंगे कि कह रहा है कि केवल 2 पर्सन जाता है। अब समझो, अगर एन मैंने यहाँ रखा तो 1 2 वोडाफोन, क्लियर, एक कन्फिग्रेशन। दूसरा कन्फिग्रेशन, अगर मैंने एन को यहाँ रखा तो 1 2 वोडाफोन, सेकेंड कंडीशन। और अगर थर्ड कंडीशन की बात कर ली और मैंने एन को यहाँ रखा तो 1 2 वोडाफोन। क्या इतने अजम्पशन के साथ आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करना चाहिए? मेरा आंसर होगा यस। आई ऑलवेज, इधर इन ऑफलाइन और ऑनलाइन, आई ऑलवेज प्रेफर टू गो विद अजम्पशन। क्योंकि अगर आप अजम्पशन फॉर्मेशन शुरू कर लेते हो, इसका मतलब आप सोचना शुरू कर देते हो कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या क्या कंडीशंस बन सकता है। तो क्यों ना स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट करें। कितने हैं उन दोनों के बीच में? ओनली 2 पर्सन। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले एन को यहाँ पुट किया 1 2, और मैंने ये दे दिया किसको, वोडा को। दूसरे में मैंने एन को यहाँ पुट किया 1 2, ये मैंने 1 और 2 ये मैंने दे दिया किसको, वोडा को। और तीसरे में मैंने एन को यहाँ पुट किया और 1 और 2 ये मैंने किसको दे दिया, वोडा को। ठीक है, अब पॉइंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 के 6 अरेंजमेंट होंगे। डन, आगे आ जाइए। क्या लिखा है, के एंड जे गो इन द सेम डेट बट नन ऑफ दिस गो इन सेप्टेम्बर। अच्छा समझिए, कह रहा है कि के एंड जे गोज इन द सेम डेट, डेट सेम है बट दोनों में से कोई सितंबर में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि के जुलाई में, तो जे कहाँ जाएगा, अगस्त में। अब अगर इसकी बात करें तो हमारे पास के और जे के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन में ये खाली, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं उतना ही पढ़ते जा रहा हूँ और उसी से अजम्पशन फ्रेम करते जा रहा हूँ। और अगर ये 26 को, इसका मतलब इसमें भी के और जे के लिए ये ऑप्शन होगा, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है नन ऑफ देम गोज इन सितंबर। हम सितंबर में के और जे को रख नहीं सकते, बट डेट सेम होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जुलाई और अगस्त की अगर बात कर लें, जुलाई अगस्त की बात कर लें तो एन 11 को है। इसका मतलब जे और के 11 को तो नहीं जा सकता, बट 26 को जा सकता है। तो जे और के 26 को। अच्छा, इसमें हमने एन को सितंबर में ले रखा है, तो जे एंड के लिए वेरियस ऑप्शन है। इधर वो 11 जुलाई और 11 अगस्त, या 11 या 26 जुलाई और 26 अगस्त को जा सकता है। आगे क्या लिखा है, The one who uses Aircel goes immediately before J, but not in August. Make sure जो एयरसेल है ना वो जे के इमीडिएटली बिफोर है, बट अगस्त में नहीं है। अच्छा, जे के इमीडिएटली बिफोर, सपोज कर लीजिए फर्स्ट कंडीशन में एयरसेल जे के इमीडिएटली बिफोर यहाँ पुट करे तब तो अगस्त में हो जाएगा। मतलब जे यहाँ नहीं है, अपन जे यहाँ पे रखे तो ये वाला किसको दे देंगे, एयरसेल को। इसका बेसिक मतलब हमसे क्या कह रहा है कि भाई यहाँ से इस के को एलिमिनेट कर दीजिए और यहाँ से जे को एलिमिनेट करके यहाँ पे सेटल डाउन कर दीजिए। डन, ऑलराइट।
अब इस वाले में कह रहा है कि जे से ऊपर तो रखो इमीडिएट, बट अगस्त में नहीं, मतलब फिर से जे ये हो जाएगा, ये हमारा एयर सेल हो गया। और अगर ये एयर सेल हो गया इसका मतलब हमें यहाँ से जे को एलिमिनेट करना है, यहाँ से के को। अच्छा, इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। अगर मैंने इस पोजीशन पर जे को और इस पोजीशन पर के को रखा होता तो जे से इमीडिएटली अब पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, मैं अगर इस पोजीशन पर किसको रखूं, के को रखूं और इस पोजीशन पर जे का रखूं तो जे से इमीडिएटली अब हमारे पास एयर सेल की पोजीशन पॉसिबल है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर मैं 26 पे जे को रखूं और यहाँ के को रखूं, 26 जे और के को रखूं, पॉसिबल है, और जे के ऊपर एयर सेल पॉसिबल है, मतलब हमारे पास फिलहाल ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी मैं और आगे पढ़ लूँगा। और क्या लिखा है, एज मेनी पर्सन गो आफ्टर एम इज सेम एज बिफोर द वन हु यूज डोकोमो। देखिए, कह रहा है कि भाई अगर एम के बाद डो है तो ये जो डोकोमो कंपनी है इसके पहले भी कितना होना चाहिए, दो। पुट करें क्या, नहीं, अभी हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है, एम डज नॉट गो इन जुलाई। अच्छा, एम जुलाई में नहीं जा रहा, मतलब अगस्त और सितंबर में। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास जुलाई ऑलरेडी, अच्छा अगस्त और सितंबर की बात करें तो हमारे पास एक कंडीशन ये है एम के लिए, समझ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। ऑल्दो मैं डोकोमो से कंपेयर कर सकता हूँ, कैसा, अगर m को यहाँ रखे, m के नीचे 1 2 3, तो डोकोमो के ऊपर 3 होने चाहिए, 1 2 3, यहाँ पर डोकोमो के लिए ऑप्शन नहीं, मतलब m पॉसिबल नहीं। समझिएगा कैसे एलिमिनेशन हो रहा है। अगर मैं m की पोजीशन यहाँ रखूँ m से नीचे कितने, एक, तो डोकोमो से ऊपर कितने होने चाहिए, एक। अगर डोकोमो से ऊपर एक रखना है तो इसको छोड़ने के बाद ये अपन डोकोमो ले सकते हैं। तो मैंने ये पोजीशन किसको दे दिया, m को, और ये पोजीशन मैंने किसको दे दिया, डोकोमो को। क्या इसमें कर सकते हैं, जस्ट चेकआउट कर लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैं m की पोजीशन ये लेके सारा उसके नीचे डोकोमो की ये पोजीशन लेके सब उसके ऊपर कर सकता हूँ, नहीं, m की पोजीशन ले नहीं सकते, m की पोजीशन ले नहीं सकते, m की पोजीशन ले नहीं सकते। क्या मैं m की पोजीशन अगर यहाँ पुट कर दूँ ध्यान से देखिएगा, m की पोजीशन यहाँ पुट कर दूं तो m से नीचे कितने, एक, तो डोकोमो से ऊपर कितने, एक, और अगर हमने ये j ले रखा है इसका मतलब ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, डोकोमो की। अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है ओनली वन पर्सन गोज बिटवीन द वन हु यूज जियो एंड BSNL। अब कह रहा है कि देखो जियो और BSNL के बीच में एक पर्सन है, चलो चेक करते हैं। अच्छा, हमारे पास जियो और BSNL में अगर एक की कंडीशन देखें तो जियो और BSNL, और जियो और BSNL का यही तो ऑप्शन है। और अगर हमने जियो और BSNL इन दोनों पोजीशन पर रख दिया तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए हो जाएगा, एयरटेल के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें जियो और BSNL, जियो पॉसिबल है, BSNL पॉसिबल है, क्या इसके अलावा कोई कंडीशन है, नहीं, तो ये जो है ये किसके लिए हो जाएगा, एयरटेल के लिए। लेकिन जियो और BSNL का कॉन्फ़िगरेशन 100% नहीं क्लियर हुआ क्योंकि उनके बीच में एक अप एक डाउन गिवन तो है, बट कौन सा अप कौन सा डाउन ये नहीं पता। आगे देख लीजिए क्या लिखा है, लिखा है आई है कि एल है, आई जे, अच्छा आई, आई गोज इमीडिएटली आफ्टर द वन हु यूज BSNL। कह रहा है कि BSNL के इमीडिएटली आफ्टर आई है। अब समझो, अगर मैं BSNL यहाँ रखूँ तो इमीडिएटली आफ्टर तो आई पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये किसका हो जाएगा, ये जियो और BSNL है, ये जियो हो गया और ये BSNL हो गया, और ये पोजीशन आई की हो गई, और एक कंपनी कौन सा बच गया भाई, जियो, एयरसेल, BSNL, डोकोमो और वोडाफोन। हमारे पास डोकोमो और वोडाफोन की पोजीशन ऑलरेडी पुट कर दी, एयरसेल हो गया, अच्छा ये जियो तो हो गया, तो पर्सन कौन सा बच गया, पर्सन हमारे पास जे हो गया, के हो गया, आई हो गया, एल बच रहा है, क्या, एल की पोजीशन सेटल डाउन, और ये कॉन्फ़िगरेशन आपका 100% करेक्ट हो जाएगा लेकिन हमने जैसे ये पुट किया और लास्ट लाइन पढ़ा, लास्ट लाइन में लिखा है नीदर एम नॉर एल यूज जियो, और इसमें अगर देखो तो एम तो नहीं है बट एल के पास जियो का कॉन्फ़िगरेशन होके गड़बड़ हो गया। इसका मतलब अब हमें इस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ देना पड़ेगा जियो, यहाँ देना पड़ेगा किसको, BSNL, यहाँ देना पड़ेगा किसको, आई को, और ये देना पड़ेगा किसको, एल को, और ये अब जो निकला वो 100% श्योरिटी के साथ निकल गया। अब देखिए
क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, अजम्पशन क्रिएट करना पड़ा मुझे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कनेक्टिविटी इस क्वेश्चन में अपने आप ही मेंशन किया गया है, हमें खुद से ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा जब चाहे ऑफलाइन की बात करूँ या ऑनलाइन की बात करूँ, जब मैं पजल सॉल्यूशन कराता हूँ तो मेरा बेसिक प्रोपेगेंडा ये रहता है बच्चों को बचाने का कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा हो, थोड़े से डेटा कम मिल रहा हो, रुको मत, करते रहो। क्वेश्चन है तो कनेक्टिविटी है एंड यू हैव टू डू इट, राइट। चलो खैर, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन आप फाइंड कर लीजिएगा, वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आगे चलना। और आगे इस सेट में मैं आपके लिए इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, डायरेक्शन डिस्टेंस लेके आया, बट लेट मी चेक द टाइम। ओके, फटाफट आते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस पे। डायरेक्शन डिस्टेंस में ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये 24 में रीजनल रूरल बैंक के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। मैंने वहीं से प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है, मैंने कोशिश ये करी है कि वो डाउनलोड करके वहाँ से लेके आऊँ, तो वो आपका पेपर से प्रीवियस ईयर से। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा है मनीषा स्टार्ट वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट सी। तो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट सी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से बोला वेस्ट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे आपको पता होगा, स्टिल आई वुड लाइक टू से यू द बेसिक्स। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राउट में राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। तो ये जो मनीषा है ना, ये वेस्ट में स्टार्ट वॉकिंग करती है एंड वॉक 16 मीटर, और यहाँ से ये 16 मीटर चलती है टू रीच पॉइंट डी। ये पोजीशन कौन सा है, डी है, डन। ठीक। फ्रॉम पॉइंट डी शी वॉक्स 34 मीटर इन नॉर्थ। अब यहाँ से नॉर्थ, आपको पता है नॉर्थ अप ही जाना है, ये अप जाती है एंड दिस डिस्टेंस इज 34 मीटर्स। डन, अपन यहाँ तक पहुँच गए 34 मीटर, और ये जो पॉइंट है ई है, हमने यहाँ पर ई को मेंशन कर दिया। ऑलराइट, अब क्या कह रहा है, देन शी वॉक्स 16 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। अब कह रहा है यहाँ से ये 16 मीटर फिर से वेस्ट डायरेक्शन में एंड रिचेज पॉइंट एफ, और ये एक पॉइंट है एफ, वहाँ ये पहुँच जाती है। क्लियर, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट एफ शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच पॉइंट। अब देखो यहाँ से राइट टर्न कहाँ जाओगे आप, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो राइट टर्न होता है, राइट टर्न मीन्स एक्चुअल में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूवमेंट मांग रहा है आपसे। अब यहाँ से अगर राइट टर्न चलूँ तो मैं ऊपर लेके चलूँगा, मैं कलर बदल देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। यहाँ से मैं ऊपर लेके चलूँगा इस पर्टिकुलर, और ये डिस्टेंस है 10 मीटर, और ये हो गया पॉइंट जी। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, राइट टर्न इक्वल टू क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई डिग्री मेंशन नहीं तो एवरी टाइम 90 कंसीडर करना है। ये बेसिक्स आपको पता ही है कि अप नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। उसके बाद क्या लिखा है, पॉइंट जी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी। अब आपसे कह रहा है कि भाई ये बताओ, आप इस डी पर हो और ये जी है, आप इस डी पर से इस जी की तरफ देखना शुरू करिए और बताइए किस डायरेक्शन में है। आप डायरेक्टली अगर फाइंड कर लो देन वेल एंड ओके, अगर डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाओ तो सिंपल स्पेसिफिक वे रखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और ये लाइन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। सो द करेक्ट आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। तो फिलहाल जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये बेसिक्स क्वेश्चन लेके आने का जो इम्पॉर्टेंट मसला है मेरा, वो बस ये है, मैं आपको ये बता पाऊँ कि अगर आपका पैटर्न ठीक ठाक चल रहा हो देन इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो, कहीं पे भी परेशानी है, तो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने सॉल्व करने के पैटर्न से आपको ये बता पाऊँ कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो आज ये था एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन, एक मैंने आपको पजल सॉल्व कराया। मिलते हैं फिर से सेट 4 में, और उसके बारे में डेटा मैं पहले ही बता देता हूँ। वहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एक ब्लड रिलेशन बेसिक का क्वेश्चन, साथ में एक पजल या सिटिंग अरेंजमेंट। प्रोबेबली उस पीपीटी में सिटिंग अरेंजमेंट है सर्टेन नंबर का, जहाँ पर नॉर्मली नंबर ऑफ पर्सन्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेट के साथ। टिल देन प्रिपरेशन जारी रखिए, मस्ती से लगे रहें, आपका रिजल्ट इस बार 100% पक्का है। सो स्टे हैप्पी, जय हिंद।